Hello everyone and welcome back to our third lecture of class 11 chemistry chapter 1, that is some basic concepts of chemistry, and our today's topic of discussion will be significant figures. So जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसकी मेजरमेंट में या कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रह जाती है। तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू या तो एक्यूरेट हो सकती है या प्रिसाइज हो सकती है, और हम किसी भी मेजर वैल्यू को मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट प्रिसाइज मेजर करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब हम एग्री करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये रिजल्ट की हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारे रिजल्ट की एक्यूरेट वैल्यू है, तो वो तो होगी हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी, कि हमने जो मेजर्ड वैल्यू करी है वो ट्रू वैल्यू की कितना ज्यादा क्लोज है। और प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि सपोज मैं किसी एक्सपेरिमेंट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को 2 या 3 या 10 बार मेजर करता हूँ, तो मैंने जितनी बार भी उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, हर बार मेरी मेजर की हुई वैल्यू आपस में एक दूसरे के कितना क्लोज है। प्रिसीजन में बात हो रही है कि मैंने जो एक लाइक मुझे एक रिबन की लेंथ मेजर करनी है, तो मैंने उसको एक स्केल से 10 बार मेजर किया। तो एक बार उसकी लेंथ आई 12.1 सेंटीमीटर, एक बार आई 12.2 सेंटीमीटर, एक बार आई 12.0 सेंटीमीटर। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, और 2 3 बार आई 12.2 सेंटीमीटर, तो ये जो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ये एक दूसरे के कितना क्लोज है, वो प्रिसीजन है कि कितनी प्रिसाइज वैल्यूज मैंने मेजर करी। ठीक है, जैसे कि however these aspects again depend on the accuracy of measuring device and the skill of a person who is performing the experiment। यानी कि जो भी आप मेजरमेंट करते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेट होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें कितना कम से कम एरर है, और जो पर्सन उस डिवाइस को यूज कर रहा है उस मेजरमेंट को करने के लिए वो कितना ज्यादा स्किल्ड है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट का जो ट्रू वैल्यू ऑफ अ रिजल्ट है वो 4.00 मीटर है। मान लिया रिबन की लेंथ मेजर की जा रही है और एग्जैक्ट वैल्यू जो है रिबन की लेंथ की वो 4.00 मीटर है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट वन ने एक्सपेरिमेंट वन किया उस लेंथ को मेजर करने के लिए, तो उसकी लेंथ है 3.95 मीटर। और जब स्टूडेंट वन ने एक्सपेरिमेंट टू किया तो उस रिबन की लेंथ उसकी आई 3.93 मीटर। और इन दोनों वैल्यूज का जब उसने एवरेज किया तो उसकी एवरेज वैल्यू है 3.94 मीटर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि उसने रिबन की लेंथ को 2 बार मेजर किया। तो जब उसने 2 बार मेजर किया, ये जो दोनों वैल्यूज हैं एक दूसरे के क्लोज क्लोज है। 3.93 मीटर और 3.95 मीटर एक दूसरे के तो क्लोज है, यानी कि ये वैल्यूज प्रिसाइज तो है, लेकिन जो इनका एवरेज है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो ट्रू वैल्यू नहीं आया रिजल्ट का। इसलिए ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट नहीं है, बट ये प्रिसाइज मेजरमेंट है क्योंकि इसके जितने भी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है। जब स्टूडेंट टू ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रिबन की लेंथ को मेजर करने का, एक्सपेरिमेंट वन में उसकी मेजरमेंट आई 3.94 मीटर और एक्सपेरिमेंट टू में उसकी मेजरमेंट आई 4.05 मीटर, और एवरेज उनका आया 3.99 मीटर। अब यहाँ पर ये देखना है कि स्टूडेंट टू की मेजरमेंट ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ना तो ये एक दूसरे के ही क्लोज है, ये 3.94 मीटर है और वो 4.05 मीटर। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड उनका एवरेज भी जो है वो ट्रू वैल्यू नहीं है। तो ना तो ये वैल्यूज प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। जब स्टूडेंट थ्री ने मैंने इस रिबन की लेंथ को मेजर किया, तो एक्सपेरिमेंट वन में उसकी लेंथ आई 4.01 मीटर और एक्सपेरिमेंट टू में उसकी लेंथ आई 3.99 मीटर, और एवरेज मेरा आया 4.00 मीटर। तो आपने देखा कि मेरी मेजरमेंट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि मेरी मेजरमेंट एक दूसरे के बहुत क्लोज भी है, यानी कि हाईली प्रिसाइज है, और मेरी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के से मैच करती है, यानी कि मेरी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट भी है और काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये हो गया एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम डील करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो होपफुली आपने उसको नोट कर लिया होगा। तो अब हमें समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो जब आप कोई मेजरमेंट लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में कुछ पॉइंट कुछ एक्सटेंट तक हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत एरर का रहता है। लाइक सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस। मतलब किसी मेजरमेंट में, लाइक मैंने किसी रिबन की लेंथ मेजर करी है भैया, और वो आई है समथिंग 12.8 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये आपने मेजर करी है, तो ये आपकी मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट में आप
कितने एक्सटेंट तक कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा भैया देखो 12 मीटर ना, तो रिबन की लेंथ है ही है। रिबन की लेंथ कम से कम 12 मीटर तो 100% है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हो सकता है वो 12.7 मीटर है, या हो सकता है वो 12.8 मीटर है, या हो सकता है रिबन की एक्चुअल लेंथ 12.9 मीटर है। तो ये जो 8 वाली डिजिट है ना, ये जो 1/10 प्लेस पर डिजिट प्लेस्ड है, ये कुछ अनसर्टेन है। इसके ऊपर मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मैं 1th प्लेस पे लिखा हुआ और 10th प्लेस पे लिखे हुए डिजिट के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ। तो जितने भी मेजरमेंट में जितनी भी डिजिट्स पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जितनी भी डिजिट्स के रिगार्डिंग आप सर्टेन होते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है, और बाकी डिजिट्स अनसर्टेन होती है। तो लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स obtained इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। एक मेजरमेंट के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब एक मेजरमेंट के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट मेजर की जाएगी। और द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स व्हाट, लाइक अगर किसी मेजरमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट आई है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आए होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मेजरमेंट उतनी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि आप उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कॉन्फिडेंट है कि यहाँ तक आपका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। अब टूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो रूल 1 कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 42.3 में कितने नॉन जीरो डिजिट्स है? भैया 4, 2 और 3, ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स है। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 243.4 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। 24.123 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5। तो ये तो हो गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सैंडविच जीरो। सैंडविच जीरो क्या होता है? अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट appears बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर कोई जीरो तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कहीं आ जाता है, अगर कोई जीरो तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कहीं आ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। जैसे 5.03 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? भैया 3। भैया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन जीरो सिग्निफिकेंट कब हो जाता है? जब वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक सैंडविच स्लाइस, सैंडविच के स्टफ की तरह आ जाता है। सैंडविच की स्लाइस के बीच में जैसे स्टफ फंस जाता है और वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, वो सैंडविच का टेस्ट बढ़ा देता है। इसी तरीके से जो जीरो है, अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंस जाता है, तो एपियर होता है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो 5.03 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5.604 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4.004 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई भी जीरो किसी नंबर के लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे कि 0.543 में कितने सिग्निफिकेंट है? केवल 3। क्योंकि भैया ये जो जीरो है, ये रीडिंग जीरो है, ये लीड कर रहा है, और ये नंबर के नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में प्लेस्ड है, और ये नेवर सिग्निफिकेंट होता है। लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। 0.045 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और 0.006 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन एंड सो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो फोर्थ रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहता है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, मतलब जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो जीरोस किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में आते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरे अकाउंट का बैंक बैलेंस 100 रुपीज है, और मैं उसके पीछे दो जीरो लगा दूं, तो मेरे बैलेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट ना। लेकिन अगर यही दो जीरोस मेरे 100 रुपीज में राइट साइड में लगा दिए जाए, तो इट मैटर्स अ लॉट। इन्होंने मेरे 100 रुपीज को 10,000 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं भैया। और जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। In exponential notation, the numerical portion gives the number of significant figures. जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है, जैसे कल हमने साइंटिफिक नोटेशन, लास्ट सेशन में साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखना सीखा था, उसमें हमने देखा था कि जो भी
एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें केवल न्यूमेरिकल पोर्शन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाते हैं। जैसे 1.32 इंटू 10 to the power -2 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो 1, 3 और 2, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके। प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। इसके पास केवल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 6, 6, 2 एंड 6। एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 has 4 significant figures, that is 6, 0, 2, and 2. Speed of light, that is 2.9979245 into 10 to the power 8 meter per second, has 9 significant figures, that is 299979245 and 8. Okay, so please note it down, and then we will do algebra of significant figures as we did with scientific notation. Okay, please note it down. तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करना समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। मतलब भैया, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हों और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखी हुई हो और हमें उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो जाए, तो कैसे करते हैं? तो इसका सिंपल सा रूल है कि काउंट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डेसिमल पोर्शन ओनली, इन डेसिमल पोर्शन ओनली। Count the number of significant figures in decimal portion only of each number given in the problem to add or subtract। मतलब प्रॉब्लम में आपको जो भी दो नंबर या तीन नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे रखे हैं, उन सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको काउंट करनी है, लेकिन केवल डेसिमल पोर्शन में। जैसे कि इसके डेसिमल पोर्शन में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हालांकि इस पूरे नंबर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन इसके डेसिमल पोर्शन में कितनी है? मैंने कहा 1। इसके डेसिमल पोर्शन में कितनी है? मैंने कहा 2। इसके डेसिमल पोर्शन में कितनी है? मैंने कहा 3। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। जी नहीं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो आप सब छोड़ दीजिए, हमें केवल डेसिमल पोर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ऐड और सब्ट्रैक्ट इन द नॉर्मल फैशन। अगला हमें कह रहा है कि जैसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा एडिशन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो आपने जितने भी नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखे थे उन सभी के डेसिमल पोर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर ली। याद ये रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल डेसिमल पोर्शन में काउंट करनी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते समय क्या होगा वो अभी हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हमें कभी भी करना होगा किसी भी नंबर को, है ना, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय केवल डेसिमल पोर्शन के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पोर्शन ऑफ द आंसर should be approximated to the least number of significant figures among the numbers given in problem to add or subtract। मतलब कि जो अभी आपका आंसर आया उसके डेसिमल पोर्शन में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो अप्रोक्सीमेट किए जाएंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, जितना क्वेश्चंस में है। सही बात समझ आई? इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? एक। इसके पास दो और इसके पास तीन। आंसर के पास कितने हैं डेसिमल पोर्शन में? मैंने कहा तीन। तो क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हैं उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है डेसिमल पोर्शन में? मैंने कहा इसके पास है। इसके पास डेसिमल पोर्शन में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके पास मैंने कहा दो और इसके पास मैंने कहा तीन। इसके पास सबसे कम है। तो इसके पास सबसे कम है, आपके आंसर में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो सबसे कम ही होनी चाहिए। मतलब कि इसके पास एक है, आंसर आएगा 36.7। आपने अपने आंसर के डेसिमल पोर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप्रोक्सीमेट कर दिया टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अमंग द नंबर्स गिवन इन प्रॉब्लम टू एड्रेस। बात समझ में नहीं? देखिए, 33.3 का मतलब क्या? उसको पता है कि 33 मीटर तक तो एक्यूरेट मेजर किया गया है, 3 के साथ डाउट हो सकता है। लेकिन सॉरी, 33.3 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब वो यहाँ तक श्योर है। जो स्टूडेंट वन है वो यहाँ तक श्योर है कि भैया यहाँ तक रिबन की लेंथ का है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके। अब जो स्टूडेंट सेकंड निकला वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक भी श्योरिटी से मेजर कर पाया, और स्टूडेंट थ्री ने थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी श्योरिटी से मेजर कर पाया। लेकिन क्या हुआ, फाइनल आंसर जब आना था सबके एक्सपेरिमेंट्स को, सबकी मेजरमेंट्स को ऐड होना था, लेकिन जो स्टूडेंट वन है वो तो सेकंड और थर्ड डेसिमल प्लेस में श्योर ही नहीं है, और जो स्टूडेंट टू है उसकी मेजरमेंट तो थर्ड डेसिमल प्लेस में डाउटफुल है, और स्टूडेंट वन की सेकंड और थर्ड डेसिमल प्लेस में डाउटफुल है। तो ये 36.723 है, इसका ये जो सेकंड डेसिमल प्लेस है और थर्ड डेसिमल प्लेस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये डाउटफुल है।
क्योंकि स्टूडेंट वन को सेकंड डेसिमल प्लेस की वैल्यू डाउटफुल है स्टूडेंट वन के लिए, और थर्ड डेसिमल प्लेस की वैल्यू भी उसके लिए क्या है, डाउटफुल, और स्टूडेंट टू के लिए थर्ड डेसिमल प्लेस की वैल्यू डाउटफुल है। और जब आपने ऐड किया, आपका आंसर जो आया वो 3 डेसिमल प्लेस तक आया, मतलब यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब कि आप यहाँ तक श्योर है, बट आप यहाँ तक श्योर नहीं है क्योंकि उसमें ये भी तो ऐड हुआ है ना। तो एक बंदे ने मेजरमेंट करने में एरर किया या लेजीनेस दिखाई, और उसका रिजल्ट जो है पूरी टीम को भुगतना पड़ा, क्योंकि पूरी टीम का आंसर जो है उसको हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ा टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहां तक आप पक्का श्योर है। तो मैंने कहा कि मैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, इसलिए आंसर 36.7। समझ आया? अब इसको ट्राई करो भाई। इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो डिजिट दे रखी है, फर्स्ट नंबर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और सेकंड नंबर में और 2 सिग्निफिकेंट प्लेस है। हमसे कहा ऐड और सब्ट्रैक्ट इन नॉर्मल फैशन, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 0, 8, 5, 6। क्या आप थर्ड डेसिमल प्लेस तक श्योर है? ये तो श्योर है बट ये नहीं, तो इसलिए आंसर जो होगा वो 6.58 आएगा, बिकॉज हमें आंसर को अप्रोक्सीमेट करना होता है टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और केवल डेसिमल पोर्शन में, है ना, डेसिमल पोर्शन में। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट इन नॉर्मल फैशन। तो 10 में से 2 गया 8, एंड देन 10 में से 9 गया 1, एंड देन 12 में से 4 गया 8, एंड देन 7 में से 5 गया 2, एंड देन 12 में से 4 गया व्हाट, 8, एंड देन 5 में से 2 गया 3। अब आंसर क्या आएगा? आंसर भैया आएगा थर्ड डेसिमल प्लेस तक, बिकॉज इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4। लेकिन हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द लीस्ट वन। अगर इसके पास 3 है तो आंसर भी कहाँ तक आएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 38.281। तो आई होप अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन्वॉल्व करके और एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना आ गया होगा। तो please note it down, and then we will discuss about multiplication and division of significant digits. Okay. ओके, सो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल फैशन, जैसे आप मैथ्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे डिफरेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय आप क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज में डेसिमल पोर्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते थे, और लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के तरफ अपने आंसर को अप्रोक्सीमेट कर देते थे। और यहाँ पर आप लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे इन एनी नंबर, इन एनी नंबर गिवन इन द प्रॉब्लम। पहले आप डेसिमल पोर्शन में देखते थे किसी भी नंबर के जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेकिन अब आप नंबर, पूरे नंबर में काउंट करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जहां भी लीस्ट होंगे अपने आंसर उसी के जरिए हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे। नोट, यू आर नाउ लुकिंग एट द एंटायर नंबर, यहाँ पर अब आप पूरे एंटायर नंबर पे ध्यान दे रहे हैं, नॉट जस्ट द डेसिमल पोर्शन। ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, भैया इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने बोला कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि पॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते समय पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और आंसर में पॉइंट को लगा देते हैं। तो आपने बोला 0, 6 से 0, 0, 0, 0, 0, 5 से 0। आपने बोला 0, 6 से 0, 0, 0, 0, 0, 5 से 0। आपने बोला 1, 6 से 6, 1, 0 से 0, 1, 2 से 2, एंड 1, 5 से 5, और लास्ट में इन सबको ऐड कर दिया। तो ये आगे 0, 0, 6, 0, 2 एंड 5। अब डेसिमल कहाँ आएगा? देखिए, जब पॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं कि पॉइंट के इधर कितने डेसिमल पॉइंट है, डिजिट से इधर कितने डेसिमल डिजिट। इसके पास पॉइंट के राइट साइड में एक डेसिमल डिजिट है, इसके पास पॉइंट के राइट साइड में दो, एक डेसिमल डिजिट है। इन दोनों पूरे क्वेश्चन में पॉइंट के राइट साइड पर कितने टोटल डेसिमल डिजिट है, आपने कहा 2, तो 2 डेसिमल डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 5206.00 आपका आंसर आ गया, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर के पास है। तो आपने चेक करा कि इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने कहा 4, और इसके पास भैया 3। 3 क्यों? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, दिस नॉट अ लीडिंग जीरो। तो भैया इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 3।
कम किसके पास है, इसके पास 3 है, तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए, 3। आपके आंसर में इस टाइम कितनी है, आपने कहा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों ट्रेलिंग जीरो से तो ये काउंट होंगे, आपके पास अभी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन आंसर कितना आएगा, 520। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको इस चीज से कंसर्न नहीं होना है कि भैया पॉइंट का क्या हुआ, राउंड ऑफ किया है क्या, बस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आनी चाहिए थी, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गई, एंड दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे ट्राई करें, तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आया आपको समझ में आएगा, 3 6 18 हो गया, एंड 3 2 6, एंड 3 4 12, कैरी 1 3 1 3 एंड 1 4, एंड 2 6 12, एंड 2 2 4, एंड 2 4 8, एंड 2 1 2, एंड 0 6 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0, and then if you add all these, so you what will you get, 8 3 7 6 12, carry 1, and this 3, and this, so क्या ये आपका आंसर है, नहीं। तो क्या आपको चेक करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, आपने कहा, और पूरे नंबर पे देखना है, आप केवल डेसिमल पोर्शन में नहीं देखना, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय देखते हैं, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो भैया यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर 2, क्योंकि ये लीडिंग जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, तो हमारा आंसर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट तो लगाया नहीं भैया आपने, पॉइंट कैसे लगेगा भाई, देखो इस डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है, 2, और इस डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है, 2। क्वेश्चन में डेसिमल के राइट साइड में टोटल कितने डिजिट है, आपने कहा 4, पॉइंट आएगा यहाँ पर 32 पॉइंट, लेकिन हमें आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 2, आंसर आएगा 32, बिकॉज लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ओके, अब इसकी डिस्कस करते हैं। आपने कहा इसका आंसर आएगा 51028 इंटू 3 8 24, कैरी 2, 3 2 6, एंड 2 8, 3 0 0, 3 1 3, एंड 3 5 50, 8 2 0 1 5। Let us add all these. 8 6 16, carry 1, 4 8 6 6, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, आपने कहा इधर डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट है, इधर डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड में टोटल क्वेश्चन में 5 डिजिट है, तो आंसर में 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा ये। ओके, अब लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर लिखने के लिए भैया हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है। तो मैंने कहा इसके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, आपने कहा 5, और इसके पास 3, तो सबसे कम है इसके पास है कितने, 3, आंसर में कितने होने चाहिए, 3, आंसर हो गया ये, एंड दैट्स ओके। अब इसकी बात करते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए बोला भैया, 0.90 को 4.26 से डिवाइड करके आएगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा 0.2112676। अब देखो भैया, ऊपर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, नहीं भैया 3 नहीं है, 2 है, क्योंकि ये लीडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये काउंट होगा। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, कम किसके पास है, इसके पास है 2, आंसर में कितने होने चाहिए, 2, तो आंसर आएगा आपका 0.21। भैया यहाँ तो 3 हो गई, 3 नहीं हुई भैया, ये लीडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, so please note it all it down, and here we end the algebra of significant figures, and now we are going to discuss about rounding off after you all have noted down. So please note it down fast. Okay, तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करना और उनके ऊपर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। So if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. मतलब सपोज आपको 7.8 को राउंड ऑफ करना है और कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, है ना, वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आप इस फिगर को सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिए, या इसको एक इंटीजर तक, नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, जैसे यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया सभी के नीचे कि आपको किस किस को राउंड ऑफ करना है। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर आप जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं
फिगर को राउंड ऑफ करने के लिए वो 5 से छोटी है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। उससे जो पहले डिजिट, उससे उस जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, उससे जस्ट पहले जो डिजिट लिखी हुई है उसको अनचेंज छोड़ देते हैं। जैसे कि 7.82 को आपको राउंड ऑफ करना था, तो मैंने देखा कि जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो फिर इसलिए उससे पहले जो आ रहा है 8 उसको मैंने अनचेंज छोड़ दिया, उसको मैंने कोई चेंज नहीं किया। जैसे 3.94 को राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया था, तो डिजिट कौन से ड्रॉप कर रहे हो, मैंने कहा 4। 4 5 से छोटा है, मैंने कहा हाँ, तो 4 से पहले क्या है, 9। मैंने कहा उसको अनचेंज छोड़ देंगे, ओके। 2.3 को राउंड ऑफ करना है, ओके। तो 3 5 से छोटा है, यस। तो 3 से पहले क्या आ रहा है, मैंने कहा 2, उसको अनचेंज छोड़ देंगे, मैंने कहा ओके। 2.382, तो 2 को राउंड ऑफ करना है, तो 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 5 से छोटा है, उससे पहले क्या है 8, उसको अनचेंज छोड़ देंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर आप जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से बड़ी डिजिट है, तो उससे पिछले डिजिट को एक बढ़ा देंगे। जैसे 6.87 को राउंड ऑफ करना था, तो मुझे 7 को ड्रॉप करना था। अब जो 7 है वो 5 से बड़ी डिजिट है, तो 7 से जस्ट पहले जो है उसको 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 6.8 का हो गया यहाँ पर 6.9। ऐसे ही 12.78 को राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया था, ड्रॉप करना है 8 को। 8 5 से बड़ी डिजिट है, इसलिए 8 को ड्रॉप कर देंगे और 7 को कर देंगे रेस बाय 1, ओके। अब द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1। अगर आपको बोला जाए कि 5 को ड्रॉप करना और 5 के आगे कोई डिजिट ऐसी हो जो कि नॉन जीरो डिजिट हो, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0। अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है और 5 के जस्ट बाद में नॉन जीरो डिजिट्स आ रही हैं, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। जैसे 16.35 1 को राउंड ऑफ करना था, तो 5 को ड्रॉप करना था और 5 के जस्ट बाद में एक नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए 5 से जस्ट पहले जो डिजिट है उसको रेज 1 कर दिया, वो हो गया 16.4। ऐसे 6.758 को राउंड ऑफ करना था, 5 को ड्रॉप करना है और 5 के जस्ट बाद में एक नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए 5 से जस्ट पहले जो डिजिट है उसको रेस 1 कर दिया, वो के 6.8। आई होप आपको रूल 1, रूल 2, रूल 3 समझ आया होगा। रूल 4 क्या कहता है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस अदर देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद में जस्ट बाद में जीरो आ रहे हैं, यहाँ पर 5 के जस्ट बाद में नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे थे, अगर 5 के जस्ट बाद में जीरो आ जाए तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देते हैं, अगर वो इवन है तो। और अगर वो ऑड हुई तो उसको रेज 1 कर देते हैं। बस इतना ही है रूल 4 और 5। तो अगर आपको 5 को ड्रॉप करना है और 5 के जस्ट बाद में नो जीरो आ गया है, जीरो, तो 5 से जस्ट पहले अगर इवन है अनचेंज छोड़ दें, ऑड है तो उसको रेज 1 कर देंगे। जैसे कि 3.250 को राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया था, तो 5 के जस्ट बाद में जीरो है, 5 से जस्ट पहले एक इवन नंबर बैठा है, इसलिए वो अनचेंज छोड़ दिया गया। 12.650 को राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया था, 5 के जस्ट बाद में जीरो है, 5 से जस्ट पहले एक इवन नंबर बैठा है, इसलिए उसको अनचेंज छोड़ दिया है। 3.750 को राउंड ऑफ करना था, तो 5 के जस्ट बाद में जीरो है, इसलिए 5 से जस्ट पहले एक और नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया बाय 1। और कल 16.150 को राउंड ऑफ करना था, 5 के जस्ट बाद में जीरो है, 5 से जस्ट पहले एक और नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया बाय 1। सो ये हो गया राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करना, उनके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, फिगर्स को राउंड ऑफ करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट, ओके। सो प्लीज डॉट इट। ओके, सो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और लर्निंग ऑफ द फिगर समझ आ गया होगा। अब हम अपने आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो समटाइम्स क्या होता है, कैलकुलेशन करते समय हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ जाता है। जैसे कि आपके पास क्या हुआ कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर पार्ट है और जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, और आपसे बोला है कि इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया बता दीजिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। पर भैया अब यहाँ पर ब्रेथ तो मीटर में दे रखी है और लेंथ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है, यानी कि अब लेंथ या तो मैं पूरे सिस्टम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ या पूरे सिस्टम को मीटर में कन्वर्ट करूँ।
तभी मैं ये एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। बिना उसके मैं एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर अब मुझे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को, यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे? हम मेथड का यूज करेंगे, हमारे मेथड का नाम होगा यूनिट फैक्टर मेथड। तो ये यूनिट फैक्टर मेथड से हम कैसे यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे? हमने कहा भैया देखो आपको क्या कन्वर्ट करना है, मैंने कहा मुझे सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो भैया देखो, आपको पता है कि 1 मीटर में, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैंने कहा हाँ जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये मेरे को पता है। अगर आपको ये पता है, आपको पता है कि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब कि अगर ये ए है और ये बी है, और ए से बी की लेंथ, चाहो तो भैया आप इसको 1 मीटर बोल दो, या इस लेंथ को आप 100 सेंटीमीटर बोल दो। ये बिल्कुल सेम ही बात है, लेंथ सेम है भैया, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब पता है क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दोगे ना, तो वहां पर आपको आंसर मिलेगा 1। क्यों? क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर सेम ही तो होते हैं। ये भी एल है, ये भी एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहोगे कि मीटर से सेंटीमीटर कैसे कटा? अरे भैया, ये 1 मीटर है और 100 सेंटीमीटर भी क्या होता है, वो भी तो 1 मीटर ही होता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करके क्या आ गया? 1। या भैया पता है आपको कि अगर आप 100 सेंटीमीटर को, अगर आप 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर से डिवाइड कर देते ना, तब भी 1 ही आता। ठीक है, तो चाहे आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करो तब भी 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर से डिवाइड करो तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब ये जो बने, ये एक्सप्रेशन, ये है यूनिट फैक्टर। ये क्या है? यूनिट फैक्टर। दीज आर यूनिट फैक्टर, जिनका हम यूज करेंगे अपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए। हम इन्हें यूनिट फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो फैक्टर आता है वो यूनिट 1 आता है। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि भैया देखो मुझे ना 50 सेंटीमीटर को, मुझे ना 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिट यूनिट फैक्टर मेथड का यूज करते समय हमें एक चीज नोट करनी है। क्या चीज नोट करनी है? कि आपने मीटर और सेंटीमीटर के यूनिट फैक्टर तो बना लिए। अब आपको जो चीज जिससे कन्वर्ट करना है, वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए, और जो कन्वर्ट हो रहा है वो डिनोमिनेटर में। जैसे भैया देखो, 50 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मैंने कहा मीटर। तो मीटर कहाँ न्यूमरेटर में? मैंने कहा यहाँ पर। और अपॉन में 100 सेंटीमीटर। अब भैया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। 50 1 50, 52 100, एंड दिस विल बिकम हाफ मीटर। ओके, आपने 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग यूनिट फैक्टर मेथड। नहीं है समझ? ओके, दोबारा से समझते हैं। जैसे कि भैया आपको पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ओके भैया, अब आपको मैंने बोला कि 5.08 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताइए। तो आपने कहा भैया देखो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर लिख दो, या फिर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लिख दो। वो सब एक ही बात है, दोनों का फैक्टर 1। अब आपको इंच को सेंटीमीटर में बदलना है, तो आपने क्या बताया था भैया कि यूनिट फैक्टर मेथड का यूज करते समय जिस चीज में बदलना है वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे न्यूमरेटर में है या यहाँ पे न्यूमरेटर में? आपने कहा भैया सेंटीमीटर इस वाले यूनिट फैक्टर में न्यूमरेटर के अंदर है। आपको इंच को किस में बदलना है? मैंने कहा सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर कौन सी यूनिट फैक्टर का न्यूमरेटर में है, अंश में है? तो वो इस वाले यूनिट फैक्टर के अंश में है। तो मैंने कहा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने कहा भैया 5.08 इंच को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.54 सेंटीमीटर,
अपॉन 1 इंच। ओके, अब ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो इसको 5 इंच कर दीजिए। लीजिए, इजी हो गया। 5 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। आपने कहा ठीक है भैया, तो 5 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इंच से इंच कैंसिल आउट हो गया। 5 4 20, कैरी टू, 5 5 25, एंड 2 27, कैरी टू, 5 2 10, एंड 12 12.70 ओके। आपने इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है यूजिंग यूनिट फैक्टर। ये क्या है? यूनिट फैक्टर। भाई इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा। क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ। भाई मैं 5 इंच को 5 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ ना। और इस 1 को मैं 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लिख सकता हूँ। है ना? तो क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन अपनी यूनिट को मैंने कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आपने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, इंच को सेंटीमीटर में बदल लिया। और और क्या कर सकते हैं हम? और भैया देखो, सपोज आपके पास 20 ग्राम गोल्ड है। ओके, और आपको 20 ग्राम गोल्ड को पता करना है कि ये कितने किलोग्राम होगा। तो आपने कहा कि भैया देखो, 1 किलोग्राम पॉन 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1, एंड 1000 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब देखो भैया, आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम कहाँ पे न्यूमरेटर में है? इधर की इधर। जिस भी यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, यूनिट फैक्टर के। तो आपने कहा इधर किलोग्राम न्यूमरेटर में। आपने कहा बस इस 20 ग्राम को इस वाले यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने कहा 20 ग्राम को इस यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, और 20 से 1000 कैंसिल आउट हो गया 50 टाइम्स। और ये आ गया 0.002 किलोग्राम। ओके, सॉरी, 0.202 किलो। सो आपने ये यूनिट फैक्टर मेथड सीख लिया। आपने यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर बना लिया और यूनिट्स का, उसके बाद आपने उनसे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारी क्लास आज की एंड हो जाती है। आज हमने सीखा सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील कैसे करते हैं। आज हमने सीखा कि राउंडिंग ऑफ द फिगर्स कैसे होता है। आज हमने यूनिट फैक्टर मेथड से यूनिट कन्वर्जन करना सीख लिया। अब आपका होमवर्क। व्हाट इज योर होमवर्क? हियर आई एम राइटिंग इट। ट्राई फॉर योरसेल्फ। आप मुझे बताइएगा कि 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं। आप एक डे को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिएगा, एंड प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आप 1 डे को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल चेक योर आंसर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके।